हाँ जी। तो इसकी आर्काइव बनती जाती इसी तरह कि जब दोबारा हो तो ये आपकी 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, आर्काइव फाइल बनती है। ठीक है। अब लॉग राइटर इस पे लिखवा, इसका मतलब एसडीएन नंबर इस पे भी आ रहे हैं, ये जो आर्काइव अब यहां भी है। अब लॉग राइटर कब कब लिखवाता है लॉग फाइल्स? हर 3 सेकंड के बाद। इसकी स्पीड ज्यादा फास्ट होती है, ये डीबी राइटर स्लो है कंपेरिजन लॉग राइटर, क्योंकि इसमें जो है पूरा ब्लॉक राइट होता है, इसमें जस्ट लॉग राइट होता है, इसमें डेटा बाइट्स में और इसमें केबी में। तो यहां पे जो डेटा है लॉग राइटर हर 3 सेकंड के बाद अगर ये लॉग बफर 1/3 फिल हो जाए तब भी लिखवाएगा। टीबी राइटर जब लिखवाएगा नीचे क्या कहा, उसके लिखवाने से पहले भी ये लॉग राइटर आपको लिखवाएगा। जब भी टीबी राइटर लिखवाएगा उससे पहले लॉग राइटर लिखवाएगा नीचे, एक कंफर्म है। जब भी टीबी राइटर नीचे लिखवाएगा उससे पहले क्या होगा, लॉग राइटर। उसकी क्या वजह, उसकी वजह यह है कि जो है आपका बफर जो नीचे आप उतारने जा रहे हैं वो बफर्स आपका नीचे आ जाएंगे। अगर वो बफर कमिट नहीं हुआ, अगर वो बफर कमिट परफॉर्म नहीं हुआ तो और अगर ये नीचे डेटा ना उतारे, डेटा नीचे ना उतारे तो क्या होगा, अब मुझे डेटा उस डेटा को मुझे रोल बैक करना है, तो ये नीचे उतरेगा तो रिकवरी यहां से करेगा, तो मुझे क्या करना है उसको रोल बैक करना। ठीक है। तो ये लॉग राइटर जो है वो हर 3 सेकंड के बाद 1/3 फिल हो जाए, टीबी राइटर के लिखवाने से पहले 1 MB फिल हो जाए, 1/3 फिल हो जाए, तो ये तो बड़ी जल्दी से लिखाता है। और इंपॉर्टेंट बात, जब यूजर स्टेटमेंट लिख के जब कमेंट करता है तब नीचे लिखवाता है। एवरी कमेंट पे भी लॉग राइटर नीचे जो है ना वो लिखवाता है लॉग फाइल्स, एवरी कमेंट पे भी लॉग राइटर लिखवाता है। इसका मतलब है कि अब आप जरा सोचें इसको कि जब यूजर स्टेटमेंट दी, अपडेट दिए, डेटा ब्लॉक्स मॉडिफाई हो गए, यूजर ने कमिट किया, कमिट करने में यह जरूर हुआ कि उसका लॉग नीचे आ गया, क्या कमिट पे डीबी राइटर नीचे लिखवाएगा? नो। डीबी मैंने सिर्फ बात क्लियर कर दी कि कमिट पे हाँ लॉग राइटर जरूर नीचे लिखवाएगा लॉग फाइल्स के अंदर, लेकिन डीबी राइटर वो नहीं रहा। डीबी राइटर के अपने इवेंट है जो मैंने बताया, मैंने कोई कमेंट का नाम नहीं लिया कि डीबी राइटर कमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर डिफरेंट यूजर लॉगिन हैं, उनके बफर यहां चेंज पड़े हुए हैं और वो क्या कर देते हैं, कमिट करते हैं। जितने भी यूजर्स कमिट करेंगे उस सूरत में क्या होगा, लॉग राइटर क्या होगा, जितना भी डेटा यहां बफर कैश लॉग में पड़ा होगा मुझे फ्लैश हो जाएगा कहां पे, ड्यू टू लॉग फाइल्स के साथ। और अब लेकिन कमिट, अब ऑरिकल कहते हैं जब आप कमिट करते तो आपको इस चीज की गारंटी मिलती है और आपको हर हालत में मिले, ऐसे ही। अब जरा सोचिए कि बहुत सारे यूजर लॉगिन हैं, उनकी एक्टिविटी परफॉर्म अपडेट हुई जहां हुई भी है, उन्होंने कमेंट मार्क कर दिया है, लेकिन बफर स्टिल क्या है, अभी ऊपर ही है, बफर क्या स्टिल ऊपर है। हाँ ये जरूर है कि लॉग राइटर ने ये सारा लॉग नीचे कहां राइट कर दिया, लॉग फाइल। अब बताएं कि सारे अगर, अच्छा अब अगर इस केस में लाइट चली जाए, अब बात यह है कि जो बफर चेंज हुए हैं वो नीचे तो अपडेट हुआ ही नहीं, ये बफर सिंक्रोनाइज्ड है ही नहीं है, यानी कि डीबी राइटर बफर को नीचे उतारा ही नहीं क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला। हाँ कमिट से ये लॉग नीचे आ गया, कमिट होने से कमिट भी हो गया लेकिन बफर स्टिल ऊपर आ गया। जब बफर ऊपर मेमोरी में रह गया, नीचे आगे मॉडिफाई हुए नहीं है, तो जब लाइट चली गई तो ये सारा कंपोनेंट सारा गया, बफर भी गया। तो इसका मतलब जब दोबारा इंस्टेंस अप होगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसके बाद लॉग फाइल्स तो होंगी ना, लॉग फाइल्स से डेटा उठाएगा, लॉग फाइल से डेटा उठाएगा और वो डेटा उठा के इन डेटा फाइल में पॉपुलेट। अब इस लॉग फाइल में मैं कहता हूं कमिटेड रिकॉर्ड भी होंगे और नॉन कमिटेड रिकॉर्ड भी होंगे। तो वो जो डेटा उठाएगा लॉग फाइल से उठा के डेटा फाइल में रखेगा। अब डेटा फाइल में इस प्रोसेस को बोलते हैं रोल फॉरवर्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, रोल फॉरवर्डिंग।
कि उसने लॉग फाइल से जिससे डेटा उठाया और डेटा फाइल में पॉपुलेट कर दिया, और डेटा फाइल में अब दो तरह का डेटा आ गया, कमिटेड ब्लॉक एंड नॉन कमिटेड ब्लॉक। यानी कि रोल फॉरवर्डिंग हुई, डेटा इसमें अंदर आ गया। स्टेज ये है कि कमिटेड और नॉन दोनों डेटा है, डेटाबेस ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद भी इन डेटा फाइल में क्या रहेगा, कमिटेड एंड नॉन कमिटेड। और ओपन होने के बाद फिर होगा रोल बैक ऑपरेशन। जो आपके नॉन कमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, रोल बैक में। जो नॉन कमिटेड ट्रांजैक्शन है वो सारी क्या हो जाएगी, रोल बैक हो जाएगी। ये पॉइंट समझ आएगी नहीं है? अच्छा, ये सारे काम कौन करेगा कि उसे रिकवरी, मतलब कि ये क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसे मॉडिफाइड बफर जो नीचे नहीं लिखवा सकता था, उसकी वजह से उसने मजबूरन जब सर्वर दोबारा अप होगा तो ऑटोमेटिक पहले प्रोसेस क्या होगा, रोल फॉरवर्डिंग होगा, डेटाबेस ओपन होगी, तीसरा स्टेप क्या होगा, रोल बैक होगा। ये सारे काम कौन करेगा, एसमॉन, सिस्टम मॉनिटर। सारे काम कौन करेगा, एसमॉन, सिस्टम मॉनिटर। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको ये वाली पॉइंट समझ आ गई हमें, डीबी राइटर, लॉग राइटर एंड एसमॉन, और क्या है, आर्काइव का प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ आइडिया क्लियर हुआ कि कमिट करने पे डीबी राइटर कभी भी नीचे नहीं लिखवाता, लॉग राइटर जरूर लिखवाता है। बेशक लाइव भी चली जाए, ये तो कंफर्म है ना, ये डेटा कमिट नीचे तो आया ना, तो वो जब दोबारा सर्वर अप होगा तो इंस्टेंस क्रैश रिकवरी होगी। क्या होगी, क्रैश रिकवरी। तो वो कौन करेगा, एसमॉन। एसमॉन पहला स्टेप क्या करेगा, रोल फॉरवर्डिंग करेगा, डेटाबेस ओपन करेगा। ओपन करने के बाद जो नॉन कमिटेड रिकॉर्ड है वो क्या करेगा, उनको रोल बैक करेगा, प्लस जो आपके रोल बैक करेगा, जो लॉग जो लगे हुए उनको रिलीज वगैरह करेगा। ठीक है, ये सारे काम कौन करेगा, एसमॉन, सिस्टम मॉनिटर। अच्छा, अब बात ये है कि हमें ये देखना है कि जब वो रिकवरी स्टार्ट करेगा, क्रैश रिकवरी करेगा, वो कौन, किसने करनी, एसमॉन। अब उसने लॉग फाइल अगर 100 MB की फाइल है तो क्या वो पूरी दोनों फाइल जो पढ़ेगा, उसकी एक पोजीशन होती है, उसने कहां से पढ़ना है, उसने कहां से, यानी कि 101 से पढ़ना है, 102 से पढ़ना है, 103 से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इसको बोलते हैं चेक पॉइंट पोजीशन। क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट पोजीशन। जहां पे, अच्छा अब जरा इस चीज को थोड़ा सा वेट, इसको जेल में रखिएगा इस पॉइंट को। डीबी राइटर जो है, अब जरा सोचें इस बात को कि बफर्स मॉडिफाई हुए, यूजर ने कमिट किया, बफर्स तो नीचे नहीं आए, हाँ जरूर लॉग राइटर ने वो सारा चेन डेटा नीचे उतार दिया, ऐसे ही नीचे उतार दिया डेटा, और नीचे उतारने के बाद यहां भी उतर गया, इवन कि ये पूरा फिलअप हो गया। ठीक है, पूरा ये क्या होगा, फिलअप हो गया। अच्छा, अब डेटा जब नीचे उतर रहा है यहां पे, उसके साथ एक नंबर मार्क होता जा रहा है, ऐसे नंबर 101, 102, 103, 103। अब जब ये पूरा फिलअप हो जाएगा डेटा तो क्या लॉग स्विच होना है, जब ये पूरा फिलअप होगा तो बाद लॉग स्विच होगा। हाँ, इसमें डेटा पहले किसका पड़ा होगा, 1 का डेटा पहले पड़ा होगा। तो अगर डीबी आर्काइव लॉग मोड में तो कॉपी बन जाएगी, अगर डीबी आर्काइव लॉग मोड में नहीं है तो ये क्या ओवरराइड हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर ये लॉग स्विच हुआ है और यहां नंबर 2 लगा और 1 का डेटा पड़ा हुआ है, तो 1 के डेटा को मॉडिफाई करने से पहले ये जो डेटा पड़ा है यहां पे, ये डेटा कहां से आया है, यहां से, और ये डेटा कहां से बना है, इससे। अब मुझे एक चीज बताएं कि अगर सपोज डीबी किस मोड में है, नो आर्काइव लॉग मोड, जिसमें आर्काइव की कॉपी नहीं होगी। अब 2 को डेटा लिखवाने से पहले क्या करना है, 1 को ओवरराइड करना है। अब सोचिए इस बात को कि अभी बफर्स ऊपर ही है, यूजर ने कमेंट कर दिया है, बफर्स डेटा नीचे आ गया हुआ है, तो क्या ये डेटा ओवरराइड होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसके बफर्स ऊपर पड़े हुए,
और अगर ये ओवरराइड हो गया तो रिकवरी कहां से करेगा? इट मींस के इसको ओवरराइड होने से पहले पहले ऑफ थी पहले। अच्छा तो ये जो है ये नंबर 101 से हुआ और कहां तक चला गया? फाइल ये 500 तक। तो ये जो इसका मतलब जो लॉग सीक्वेंस नंबर 1 है इसमें डेटा कहां लेके कहां तक पड़ा है? 101 से लेके 500 तक का डेटा यहां पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला जो डेटा है इसको ओवरराइट करने से पहले इसके बफर्स ये वाले नीचे आने चाहिए। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट प्रोसेस। अच्छा, ये प्रोसेस किस नंबर पे अकर हुआ है? 500 पे। 500 पे अकर हुआ है। तो ये आखिरी नंबर क्या है इसका? 500 है ना फाइल का। तो वो क्या करेगा? ये 500 नंबर चेक पॉइंट का जो प्रोसेस है CKPT, वो क्या करेगा? ये 500 का नंबर डेटा फाइल जितनी भी डेटा फाइल है उन सब में 500 लिखवाएगा। क्या लिखवाएगा? 500। यानी कि ये आपकी क्या है? चेक पॉइंट की पोजीशन है। क्या है? चेक पॉइंट की पोजीशन है। यानी कि ये चेक पॉइंट नंबर ये क्या है? अभी क्या बन गया? चेक पॉइंट नंबर बन गया। ठीक है। और चेक पॉइंट कब अकर हुआ? जब लॉग स्विच हुआ, क्योंकि उसने इस 1 को ओवरराइड नहीं करा जब तक इसका चेक पॉइंट इस डेटे का चेक पॉइंट अकर नहीं होगा। चेक पॉइंट क्यों अब से करवाना है? कि इसको ओवरराइड करने से पहले इसका डेटा डीबी राइटर ने नीचे उतारना है। ठीक है, तब इसका चेक पॉइंट जब जिस नंबर पे आके वो नंबर चेक पॉइंट अकर होगा वो नंबर कहां मार्क हो जाएगा? तमाम डेटा फाइल के हेडर में। इन डेटा फाइल्स के हेडर्स होते हैं और कंट्रोल फाइल ये कौन लिखवाएगा? CKPT। ये काम कौन करेगा? CKPT। यानी कि वो जहां पे जिस यानी कि इसका मतलब है कि डेटा 500 तक का डेटा नीचे आ चुका है। ये मतलब है ना इसका। ये नंबर हमें क्या शो कर रहा है? ये नंबर हमें श्योरिटी दे रहा है कि डेटा यहां तक नीचे टेस्ट पे आ चुका है। ऐसे ही। अच्छा, अब डेटा यहां तक अब चेक नंबर अगर 500 तक अगर हुआ है उसके बाद इसने अब इसको नंबर 2 लगाया और राइटिंग शुरू कर दी। अब नंबर यहां पे क्या हो गया? 501, 502, वhatever जो भी होना चाहिए। तो डेटा जब यहां पे आया डेटा तो इसका मतलब है कि लास्ट चेक में अकर कहां पे हुआ? 500। इसका मतलब है कि अब उससे रिकवरी जो है वो कहां तक करनी है? अगर आपका इस पे अगर डीबी फेल होती है तो उससे फिर रिकवरी कहां से ऑनर शुरू करनी है? 500 से ऑनर। उससे अब रिकवरी कहां स्टार्ट करनी है? क्योंकि 500 तक का डेटा नीचे लिखवाया जा सकता है, क्योंकि 500 तक का मतलब है कि वो ये फाइलें सारी अपडेट है। तो 500 मीन के चेक पॉइंट मीन सिंक्रोनाइज द डेटाबेस। चेक पॉइंट होगा फिर डीबी राइटर साथ में एग्जैक्टली। जब लॉग स्विच होगा तो चेक पॉइंट अकर होगा। जब चेक पॉइंट अकर होगा तो कैसे होगा? इसका जितना भी डेटा यहां पड़ा वो नीचे राइट करेगा और जहां तक जिसने जितना डेटा यहां नीचे राइट किया है वो नंबर तो होगा ना, वो नंबर मार्क हो जाएगा डेटा फाइल्स के हेडर में कंट्रोल फाइल। और इन केस अगर इंस्टेंस जब आपका फेल होगा अब नॉर्मली फिर वो रिकवरी उस चेक पॉइंट से स्टार्ट होगा। उसको क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट पोजीशन। उस पोजीशन से वो रिकवरी स्टार्ट करेगा क्योंकि इस नंबर तक का श्योरिटी है कि डेटा नीचे डिस्क पे राइट हो चुका है। तो ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है मुश्किल है। ठीक है, ये जो सारा इसका जो है स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक प्रोसेस रह गया है। डीबी राइटर भी समझ में आ गया, CKPT भी समझ आ गया। CKPT डेटा फाइल्स और कंट्रोल फाइल के हेडर को CKPT ही प्रोसेस सिग्नल देता है डीबी राइटर को, क्योंकि जब ये ओवर होता है तो चेक पॉइंट अकर होता है तो ये इवेंट चलता है, ये प्रोसेस चलता है। ये प्रोसेस डीबी राइटर को सिग्नल देता है, डीबी राइटर डेटा नंबर नीचे उतारता है। उतारने के बाद जो नंबर होता है वो नंबर फाइल्स कंट्रोल फाइल में अपडेट कर देता है। डेटा यहां तक नीचे आ चुका है। अब जो रिकवरी इन केस रिकवरी कहां से होगी? इस सॉन्ग पर। ठीक हो गए? तो अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोसेस रह गया इसका PMON। PMON क्या है? प्रोसेस मॉनिटर। अब होता क्या है कि ये आपका ऑरेकल सर्वर चल रहा है, ऑरेकल इंस्टेंस है, ऑरेकल डेटाबेस, मल्टीपल यूजर्स लॉगिन। मल्टीपल यूजर्स क्या है? लॉगिन है, काम कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि एक बिल्डिंग के 2 पोर्शन थे।
जो नीचे वाला पोर्शन है वो सारे काम कर रहे थे सर्वर से, 50 यूजर लॉगिन थे, और दूसरे पोर्शन में बिल्डिंग ऊपर वाले पोर्शन में 50 यूजर लॉगिन थे, उस पोर्शन की लाइट चलेगी। सर्वर तो आपको चल रहा है ना, नीचे वाले 50 यूजर भी काम कर रहे हैं, सर्वर भी चल रहा है, लेकिन जो 50 यूजर जो ऊपर डेड हुए हैं, जो ऊपर हुए सोचे वो 50 यूजर्स, सर यूजर प्रोसेस तो उनके एक साइड में खत्म हो गया ना फॉर, लेकिन सर्वर प्रोसेस तो यहां बने हुए, यानी कि सर्वर साइड पे उनके रिसोर्सेज तो बने हुए ना। मे भी उसमें कुछ यूजर, उन 50 में से कुछ यूजर ऐसे हैं, कुछ क्यूरी कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, जो डिलीट अपडेट कर रहे होंगे तो क्या होगा, कॉल लॉक तो होंगे। इसका मतलब है कि जो आपके यूजर सेकंड फ्लोर पे जो यूजर डेड हो जाएंगे यूजर प्रोसेस, तो सर्वर प्रोसेस यहां पे उसके अगेंस्ट क्या डेड हो जाएगी, तो वो उनके रिसोर्सेज, उनकी लॉकिंग रिलीजिंग वगैरह कौन कराएगा, पीमॉन, ये सफाई वगैरह करता रहता है, प्रोसेस करता है, कि जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है, कोई भी आपका प्रोसेस, ठीक है, उनको मॉनिटर करता है, ठीक है। तो पीमॉन क्या करता है, जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, जो आपके डेड प्रोसेसेस होते हैं, या आगे आप करेंगे डिस्पैचर्स, उनको रीस्टार्ट करता है, जो आपके डेड प्रोसेस होते हैं उनकी ट्रांजेक्शंस को, उनके रिसोर्सेज को क्लीन कौन कराता है, प्रोसेस मॉनिटर। तो अब मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ आ गया होगा, एससीए शेयर पूल का क्या रोल है, बफर कैशे का क्या रोल है, और विंडो बफर का। लास्ट पूल जब हम पढ़ेंगे बैकअप एंड रिकवरी में, उस सब की एरिया यूज होता है। जावा पूल जेवीएम वगैरह इसके अंदर होता है, तो जावा की कमांड प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा, यूजर प्रोसेस, उसका सर्वर प्रोसेस का पीजीए, और सर्वर प्रोसेस आगे इनकम्प्लेंट से बातचीत कम्युनिकेट करता है। ये सारा चीजें आपको समझ आनी होगी कि चेक पॉइंट कंट्रोल फाइल्स को अपडेट करता है, ठीक है। डीबी राइटर तो आप राइट करता है, लॉग राइटर राइट करता है लॉग फाइल्स में, और उनकी कॉपी बनता है आर्काइव फाइल्स में। अच्छा, सर्वर प्रोसेस एंड डेटाबेस बफर कैसे के दरमियान बता रहा है कि बफर्स पिन होते हैं जो यूज हो रहे हैं, रीड हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, क्लीन जो बफर को दोबारा मॉडिफाई किया जा सकता है, फ्री बफर्स जिनको आप दोबारा यूज कर सकते हैं, डर्टी बफर जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते जब तक वो बफर नीचे नहीं लिखवाए जाएंगे, उस तक वो मॉडिफाई नहीं होंगे। तो ये काम डर्टी बफर्स कौन लिखवाता है, डीबी राइटर कहाँ लिखवाता है, डेटा फाइल्स को लिखवाता है, रीड कौन करता है, सर्वर प्रोसेस कहाँ रखता है, बफर कैशे में, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ फाइलें, ये फाइलें कहां पड़ेंगी सारी, ये मैं आपको जब डीबी इंस्टॉल करेंगे तब बताऊंगा आपको। आगे है टेबल स्पेस एंड डेटा फाइल। टेबल स्पेस क्या होती है कि एक लॉजिकल है, डेटाबेस भी आपकी लॉजिकल है, डेटाबेस भी क्या आपकी लॉजिकल है। अब देखा जाए कि ये आपका क्या है, एक लॉजिकल है, इसको हम बोलेंगे टेबल स्पेस। इस पे मैंने 2 डेटा फाइलें हैं। अच्छा, डेटा फाइल नंबर 1, डेटा फाइल नंबर 2। ये फाइल आपके सर्वर में 2 डिस्क लगेंगे, डिस्क 1 एंड डिस्क 2। तब फाइल का साइज कितना है, 100 MB। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेबल स्पेस। टेबल स्पेस, इस पूरे टेबल का साइज कितना हो गया, 200 MB। इस टेबल स्पेस में क्या बनेंगे, अब सपोज कर लेते हैं कि 200 MB की पूरी क्या है, टेबल स्पेस चला, ये वही उसका रिफ्लेक्ट है। फिजिकली क्या है, 2 डेटा फाइलें हैं 100 MB की, अलग अलग डिस्क पे पड़ी हुई है। ये ओवरऑल ये फिजिकली डिस्क है, टेबल स्पेस का लॉजिकल है, यानी कि ग्रुप है, उसके अंदर ये फाइलें हैं। 200 MB की फाइल, 200 MB की पूरी यही आपकी टेबल स्पेस है, उसका नाम है आपकी यूजर्स टेबल स्पेस। ये यूजर्स, ठीक हो गया। तो यहां पे टेबल स्पेसेस, वही बात, टेबल स्पेस जो कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर डेटा फाइल, और जो डेटा फाइल उसी टेबल स्पेस को बिलोंग कर सकते कि दूसरी टेबल को बिलोंग नहीं कर सकती, वही डेटा फाइल बिलोंग टू ओनली 1 टेबल स्पेस। अच्छा,
अच्छा, बाय डिफॉल्ट जब आप Oracle इंस्टॉल करते हैं, जब आप Oracle इंस्टॉल करेंगे तो दो टेबल स्पेसेस बाय डिफॉल्ट होती है, एक सिस्टम टेबल स्पेस, एक से सॉफ्ट टेबल स्पेस। सिस्टम टेबल स्पेस होती है, इसके अंदर पड़ी होती है आपकी डिक्शनरी वगैरह। ये टेबल स्पेस मैंडेटरी टेबल स्पेसेस हैं, इनके बगैर डीबी आपकी नहीं चल सकती। ये मैंडेटरी टेबल स्पेसेस हैं और ये क्रिएट होती है एट डीबी क्रिएट होते वक्त, और इन टेबल स्पेसेस को आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, ये हमेशा ऑनलाइन रहेंगे, इनमें हमेशा राइटिंग होगी। ये नहीं कि इसको आप बंद कर दें कि इसमें राइटिंग ना हो, ऑनलाइन रहेंगे हमेशा। सिस्टम टेबल स्पेस यूज्ड टू फॉर कोर फंक्शनैलिटी लाइक फॉर एग्जांपल डिक्शनरी टेबल्स, लाइक यूजर टेबल्स, जितने भी डिक्शनरी की जो बेस टेबल है सारे काम बने सिस्टम टेबल स्पेस के ऊपर। जो आपकी ये एक्सिलरी जो सिक्सॉक्स की टेबल स्पेस है, ये एडिशनल डेटाबेस के कंप्यूटर्स के लिए यूज होती है, लाइक आगे आप पढ़ेंगे EM एंटरप्राइज मैनेजर रिपोजिटरी के लिए यूज होती है। ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना सब याद रखिए कि सिस्टम टेबल स्पेस में क्या पड़ा होता है। ये तो मैंने यूजर टेबल स्पेस है, इसी तरह आप समझ लेंगे ये एक सिस्टम टेबल स्पेस है, उसका साइज कितना 200 MB का। इसी तरह से सॉफ्ट टेबल स्पेस है, उसका साइज 500 MB का, उसमें 3 फाइलें, 2 फाइलें डिस्क 1 पे पड़ी है, 1 फाइल डिस्क 2 पे पड़ी है, ठीक है। तो ये सिस्टम टेबल स्पेस में आपकी डिक्शनरी पड़ी है और सॉफ्ट टेबल स्पेस में EM की रिपोजिटरी पड़ी है। हाँ? अच्छा, अब आप आगे बात आती है टेबल स्पेस में। अभी जो टेबल्स को हम सेगमेंट भी बोलते हैं, टेबल को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब ये टेबल स्पेस में क्या होते हैं, एक्सटेंड, क्या होते हैं, एक्सटेंड। और एक्सटेंड, एक एक्सटेंड में मल्टीपल Oracle ब्लॉक्स। ये आपकी 200 MB की पूरी टेबल स्पेस है, इसमें एक्सटेंड नंबर 0 स्टार्ट हो रहा है, 1 1 2 3। कितने एक्सटेंड है इसमें, 1 2 3 1 2 3 4 5 एक्सटेंड है, 0 से स्टार्ट हो। इसकी आईडी है एक्सटेंड आईडी, एक्सटेंड आईडी। हर एक्सटेंड में क्या है, Oracle ब्लॉक्स। हर ब्लॉक साइज क्या है, सपोज 8 KB का ब्लॉक, हर ब्लॉक साइज क्या है, 8 KB का ब्लॉक। तो आपके जो टेबल बनेंगे ना वो इस टेबल स्पेस के अंदर बनते हैं। सपोज एक टेबल मैंने बनाया, ये वाला, क्या बनाया, एक टेबल मैंने बनाया, इसमें आपके एक्सटेंड बने हुए। अब इस टेबल में देखा जाए तो कितने एक्सटेंड है, एक 0 है और एक 1 है, और इस एक्सटेंड में कितने ब्लॉक है, 1 2 3 1 2 3। यानी कि ये एक सपोज M का टेबल है, उसमें कितने एक्सटेंड है, 2 एक्सटेंड है, ठीक है, एक 0 एक आईडी। और एक एक्सटेंड में कितने ब्लॉक है, 1 2 3। तो क्या हुआ कि एक टेबल स्पेस में मल्टीपल सेगमेंट, यानी कि टेबल, एक डेप्थ का टेबल है और एक ये M का टेबल है। तो एक टेबल स्पेस में क्या होंगे, मल्टीपल सेगमेंट्स, और एक सेगमेंट में क्या होंगे, मल्टीपल एक्सटेंड्स, और एक एक्सटेंड में क्या होंगे, मल्टीपल ब्लॉक्स। तो वही बात देखिए, सेगमेंट, एक सेगमेंट में क्या है, एक से ज्यादा एक्सटेंड, और एक सेगमेंट में एक से ज्यादा Oracle ब्लॉक, और एक Oracle ब्लॉक में क्या होंगे, एक से ज्यादा डिस्क OS ब्लॉक, OS ब्लॉक। तो सेगमेंट एग्जिस्ट होता है विद इन अ टेबल स्पेस। सेगमेंट्स कैसे बनता है, मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड कैसे बनता है, मेड अप जो आपके ब्लॉक्स, और ब्लॉक कैसे बनता है, मेड अप जो है सोर्स ब्लॉक। अब देखिए इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। मल्टीपल ब्लॉक्स मिलके क्या बन रहा है, एक्सटेंड। मल्टीपल एक्सटेंड से अब क्या बन रहा है, सेगमेंट, और मल्टीपल सेगमेंट से क्या बन रहा है, टेबल स्पेस, और मल्टीपल टेबल स्पेस से क्या बन रहा है, डेटाबेस। अगर ये तो मेरा रिवर्स चला, अगर मैं इसको सही ऑर्डर में चलता हूं तो एक डेटाबेस में क्या होंगे, एक से ज्यादा टेबल स्पेसेस, और एक टेबल स्पेसेस में एक से ज्यादा सेगमेंट, और एक सेगमेंट में एक से ज्यादा एक्सटेंड, और एक एक्सटेंड में एक से ज्यादा Oracle ब्लॉक, और एक Oracle ब्लॉक में एक से ज्यादा OS ब्लॉक, और एक टेबल स्पेस में एक से ज्यादा डेटा फाइल, ठीक है, जैसे ये थी ना 1 और 2, और एक डेटाबेस में एक से ज्यादा यूजर, लाइक स्कॉर, HR, स्कीमा बोलते हैं ना स्कोर से। तो एक डेटाबेस में क्या हो, एक से ज्यादा लॉजिक। तो ये सारा क्या स्ट्रक्चर लॉजिकल है, और ये क्या फिजिकल। ये आइडेंटिफाई हुआ देखिए, ये देखिए, ये Oracle ब्लॉक का साइज क्या है, सपोज ये एक Oracle ब्लॉक साइज है,
ये 8 KB का ब्लॉक्स है। इसमें डिस्क के ब्लॉक जो हार्ड डिस्क होती है उसमें भी ब्लॉक्स होते हैं। फॉर्मेट करते रहो। हाँ, फॉर्मेट करने के बाद उसके ऊपर FAT32 या आप कोई फाइल सिस्टम करते हैं वो ब्लॉक बनाता है, उसको क्लस्टर बोलते हैं। उसका अमूमन विंडो में आमतौर पर 512 बाइट्स का साइज होता है। 512 उसको कह रहा हूँ ब्लॉक। उसको क्या है, तो भाई 8 KB का ब्लॉक है तो फिर इसमें 1000 क्या होंगे, OS ब्लॉक्स ही होंगे। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं करा देता हूँ। अच्छा ठीक है, हम होल्ड करेंगे। ठीक है, 512 8 KB का है। और हम लोग देखिए ना, अगर आपका 10 24 1 किलोबाइट और 10 24 किलोबाइट 1 MB और 10 24 MB 1 GB और 10 24 GB 1 टेरा बाइट। फिर अगर 10 24 टेरा बाइट बन के 1 पेटाबाइट, ये तो अगर देखा जाए तो 512 बाइट्स जो है वो तो आपके कम होते हैं ना, एक से ज्यादा उसमें OS ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, अच्छा इस पूरे जो है थ्रू आउट कोर्स में बताइए कि आपने स्कॉट में भी जो सीक्वल पढ़े थे सारा उसमें HR का स्कीमा डिजाइन किया हुआ, ये तो आप इससे फैमिलियर ही हैं। आपने सीक्वल की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो उसमें यही टेबल है ना, रीजन्स, कंट्री, लोकेशन, डिपार्टमेंट्स, वही टेबल्स। ठीक है, उसको जरा एक समरी फॉर्म में कह रहा है। मेमोरी स्ट्रक्चर क्या है आपका, SCL PGA। SCL में क्या है, बफर कैश है, रिडल ऑफ बफर एंड वेरियस और टूल्स है। PGA प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। प्रोसेस स्ट्रक्चर में क्या है, यूजर प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेस, S1 P1 DB राइटर, सिक्योरिटी एंड सो ऑन। स्टोर स्ट्रक्चर में क्या है, लॉजिकल में क्या है, डेटाबेस, स्कीमा, टेबल स्पेस, सेगमेंट, एक्सटेंड, ब्लॉक। और फिजिकल में क्या है,